अगर हम बाजार की बात करें तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यह दिशाहीन है। और जैसे लॉकडाउन में शराब दुकानें बंद थी, तो जितनी शराब नहीं खपी देश भर में, वो सारी शराब जो है वो लगता है कि बाजार ने पी रखी है, सेंसेक्स निफ्टी ने पी रखी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जाना किधर है और वास्तव में ये किधर जाएगा। इसको समझने के लिए या कहें समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के सीईओ और एमडी आशीष सोमैया। सोमैया जी, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, थैंक यू। सही में बाजार की दिशा क्या है? अभी तो झूम रहा है वो। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मैं पहले भी जैसे आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था, बात सही है कि अभी का जो माहौल है, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है करीब करीब 6 से 7 हफ्ते का ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका है। और जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र में अभी अभी अनाउंसमेंट आया कि 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो अब क्या है कि ये जो लॉकडाउन का असर क्या है, क्योंकि मार्केट में तो सीधी सीधी समझ ये है कि लॉकडाउन का असर कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनियों के बिजनेस पे पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो पक्की बात है। और हमने काफी मार्केट में बड़ा करेक्शन देख भी लिया। लेकिन आगे की दिशा मार्केट की तब तक नहीं पता चल सकती जब तक हमको ये पता ना चले कि एक्चुअली कंपनियों को हानि पहुंची कितनी है। और इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर FY21 जो है, उसका ये फर्स्ट क्वार्टर, जैसे अप्रैल मई जून की ये तिमाही जब तक खत्म नहीं होती है और कंपनियों के सेल्स के नंबर और कंपनियों के आंकड़े नहीं आते हैं, तब तक हम लोगों को एक्चुअल इम्पैक्ट पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, लॉकडाउन कब खत्म हो रहा है, क्योंकि जो इम्पैक्ट जो है वो तो और भी बढ़ सकता है। तो लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता है और एक आध तिमाही के कंपनियों के रिजल्ट्स या नतीजे सामने नहीं आते हैं, तब तक सही सही अनुमान लगाना मुश्किल है। और मेरा मानना है कि तब तक मार्केट में इसी तरह की खबरों के सिलसिले में मार्केट ऊपर नीचे चलती रहेगी। किसी दिन अच्छी खबर आ गई तो थोड़ी तेजी हो गई, किसी दिन कुछ और खराब खबर आ गई तो फिर नीचे हो गई। इस तरीके की ऊंच नीच चलती रहेगी थोड़े समय तक। जी, वास्तव में असर कितना होगा अभी इस बारे में तो हर कोई सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। और कम से कम अप्रैल जून तिमाही के बारे में तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि मतलब ये वॉश आउट होगा, मतलब धुल गई ये तिमाही, इसमें ज्यादा उम्मीद रख ही नहीं सकते। किसी का आकलन था कि 10% तक भी गिरावट आ सकती है इस तिमाही के दौरान जीडीपी में। खैर, जी। वो सब चीजें आगे अंदाजे की बात है। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े पैकेज की घोषणा रखी। और वित्त जी। मंत्री ने 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 किस्तों में वो सारी घोषणाएं जो सामने रखी, उनसे पता चला कि 20 नहीं बल्कि लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा बैठता है। जब हम्म। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा आंकड़ा सामने रखा था, उसके बाद तो बाजार ने एकदम से बड़ी छलांग लगा ली थी। लग रहा था उस दिन सुबह सुबह कि कहीं 2000 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने वाला है। लेकिन हम्म। बाद में दिन ढलते ढलते, शाम होते होते, बाजार बंद होते होते, वो जो उत्साह था वो सेंसेक्स के लिए 600 अंक पे सिमट के रह गया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसमें कोई फॉलोअप नहीं आया, यानी वो तेजी बहुत आगे बढ़ नहीं पाई। वहां से जी। फिर हमें बाजार सिमटता हुआ ही दिखा। तो हम्म। क्या इतनी बड़ी घोषणा बाजार पर एक टिक सकने वाला उत्साह जो है वो पैदा नहीं कर पाई? देखिए, क्या होता है कि जब भी इस तरीके की घोषणा होती है तो लोगों का अपना अपना अंदाजा होता है, लोगों की अपनी अपनी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। ये जो घोषणाएं होंगी, इससे कौन से सेक्टर पे असर पड़ेगा। जैसे कई लोग जो शेयर बाजार को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, वो कहीं ये समझ बैठते हैं कि अच्छा, क्या ये लोग मार्केट में एक तरह का उत्साह लाने के लिए क्या कैपिटल गेन हटा देंगे, या कोई ये समझता है कि क्या ये लोग ऑटो की GST हटा देंगे, कोई ये समझता है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी, कोई ये समझता है कि जो मिडिल क्लास है उसको कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए कोई शायद टैक्स में और कोई रियायत दी जाएगी। तो इस तरीके के सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं। और सबका अपना अपना एक मत होता है कि एक ओपिनियन होता है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से यहाँ से स्टिमुलस या इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके की सोच अपनानी चाहिए। तो सबका अपना अपना एक ओपिनियन बन जाता है। और उसको लेकर के बाद में जब ये अनाउंसमेंट्स आते हैं तो समझ में ये आता है कि ठीक है, चलिए अब जो गवर्नमेंट है उसकी वो किस तरीके से चीजों को प्रायोरिटी कर रही है। और कई बार ये सब चीजों में क्या होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि इसका तुरंत असर कुछ हमको दिख जाए। एक्चुअली तुरंत असर दिखने वाला इसमें कोई जादुई बूटी तो है नहीं एक्चुअली। क्योंकि कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट करेगी तो सबसे पहला तो ये है कि भाई लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। अगर कोई भी पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करती भी है तो सबसे पहले तो उसके लिए लॉकडाउन हटना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि कोई भी अनाउंसमेंट जो होती है उसका 3 महीने 6 महीने में ही असर दिखेगा, ऐसा कल सुबह तुरंत तो कोई असर दिखने वाला इसमें है नहीं। तो इस तरीके के जो अनाउंसमेंट्स हैं इसमें एक तरीके का पहले उत्साह होता है और बाद में मार्केट अपना समय लगाता है कि समझने में कि भाई इन चीजों का कहाँ कहाँ असर पड़ेगा। सो ये पैकेज जो है इसमें काफी सारी चीजें लॉन्ग टर्म है और काफी सारी चीजें इनडायरेक्ट है। इसकी वजह से शायद मार्केट में इतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात आप ध्यान में ये रखिए कि गवर्नमेंट का अगर आप देखिए पहले ये सारे पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, उसके पहले एक अनाउंसमेंट आई थी कि मैडम जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और दूसरे बैंक्स के सारे चीफ्स के साथ मीटिंग करेंगी क्रेडिट ऑफटेक का ब्यौरा लेने के लिए। और अभी भी अगर आप देखिए इतने सारे रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि गवर्नमेंट और आरबीआई अपनी तरफ से ये इंटरबैंक मार्केट में जो 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है और ब्याज के दर जो इतने कम हो गए हैं उससे क्रेडिट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा क्या मानना है कि मॉनेटरी स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस है, तरह तरह की स्कीमें हैं, हर चीज का असर दिखेगा, लेकिन 3 से 6 महीने लगेंगे इसमें। और ये जो भी अभी का माहौल है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और बाजार जो है वो हमेशा इकोनॉमी के आगे चलता है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमी में 3 से 6 महीने में इंप्रूवमेंट आएगा तो बाजार में शायद उसके पहले पहले ही आपको धीमे धीमे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन जैसा आपने खुद भी कहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर होने में 6 महीने लगेंगे। शायद बाजार ये मानकर चल रहा था कि जो लंबी अवधि की बड़ी योजनाएं हैं वो तो रहें, लेकिन साथ में कहीं थोड़ा सा एक तुरंत राहत देने वाली चीजें भी की जाएं। यानी जिन लोगों पर तुरंत जिनकी आमदनी रुकी है, जिनकी कमाई का संकट है, जिनके हाथ में इस समय खर्च करने के लिए एक पैसा नहीं बचा, उन लोगों को तुरंत कुछ राहत मिले जिससे कंजम्पशन को भी बूस्ट मिले, जो खपत है देश में वो भी बढ़े। मध्यम वर्ग का जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, लेकिन मध्यम वर्ग इस समय सोच रहा है हमें मिला क्या। तो क्या ये चीजें जो हैं वो बाजार के मन में हावी हो रही हैं कि भाई तुरंत अगले दिन या अगले महीने में चीजें बेहतर हों, इसके लिए हमारे सामने तुरंत अभी कुछ नहीं आया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें जो ऐसा हमको समझने में आता है कि रूरल इकोनॉमी जो है उसका हाल जितना अर्बन इकोनॉमी का है उतना खराब एक्चुअली है नहीं। और ये धीरे धीरे जिस तरीके से पैसा रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे फार्म सेक्टर को लेकर के या हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, जो भी अलग अलग तरीके के जो है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, या एनआरईजीएस का 61,000 करोड़ का आउटले था उसके ऊपर और 40,000 करोड़ का खर्च अभी किया जा रहा है। तो काफी सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में इनका ये सोचना है कि रूरल में इन्वेस्ट किया जाए और वहां पे, क्योंकि माहौल और ये कोरोना का जो फैलाव है वो वहाँ पे अर्बन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे अभी तक ऐसा कोई इसका फैलाव नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि, और जो हम भी चैनल चेक्स करते हैं कंपनियों से, लोगों का ऐसा मानना है कि रूरल में शायद इम्प्रूवमेंट पहले आ सकती है। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी शायद वहीं पे ज्यादा फोकस कर रही है। और दूसरी बात ये, वैसे मैं लाइटर नोट पे बोलूंगा लेकिन शायद सीरियस भी है, कि हम लोग जिसको मिडिल क्लास समझते हैं उसकी परिभाषा क्या है ये हम लोगों को एक्चुअली, क्योंकि हम आप दिल्ली मुंबई से हैं तो हम लोग मिडिल क्लास किसको बोलते हैं, लेकिन पूरे कंट्री का जो टोटल आंकड़ा बैठता है उसमें मिडिल क्लास कौन है वो हम लोगों को शायद सोचना चाहिए। क्योंकि हम जिसको मिडिल क्लास समझते हैं, मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट उसको मिडिल क्लास समझती है एक्चुअली। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि सरकार ने इतनी बड़ी घोषणाओं के बीच में कुछ ऐसी बातें बड़े आम तरीके से रख दी हैं कि लगता नहीं कि सरकार ने उन पर बहुत जोर देना चाहा है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। जैसे अगर पीएसयू प्राइवेटाइजेशन की बात कर लीजिए, एक झटके में उन्होंने इतनी बड़ी नीतिगत घोषणा कर दी है कि ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स रहेंगे, कुछ रणनीतिक क्षेत्र रहेंगे जिनमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज काम करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें या ज्यादा से ज्यादा 4 करें, उससे ज्यादा नहीं करें। और जो बाकी सारे क्षेत्र होंगे वो निजी क्षेत्र के लिए खुले रहेंगे और उनमें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। कितने समय में ये बात की बात है, लेकिन कर दिया जाएगा, ये नीतिगत घोषणा हो गई। दूसरी चीज, कोयला में, मिनरल्स में, खनिज, उनमें कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत, कृषि का बाजार पूरे देश में खोल दिया जाए। ये इतने बड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम हैं। किसी आम समय में अगर इनमें से एक भी घोषणा हो गई होती तो उन पर राजनीतिक बवाल मच गया होता।
लेकिन आज इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, इकट्ठे में कर दी गई हैं और 20 और चीजों के साथ में मिलाकर के ऐसे कर दी गई हैं कि लोग एक तरीके से, मतलब जो पॉलिटिकल रिएक्शन उस पर आना चाहिए था वो शायद उस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, अब ये तो रिएक्शन करने वालों के ऊपर है, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि उस घोषणाओं की भीड़ में वो इन चीजों को ठीक से देख पाए हैं। जी, एक्चुअली इस तरीके की चीज जैसा आपने बोला, वो ये जो आप एक तरीके से समझिए कि जो फार्मिंग है पूरी की पूरी, इसको केवल अब एक ही रेस्ट्रिक्शन रह गया है कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है तो वो फार्म अक्वायर नहीं कर सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बिल्कुल, फर्ज कीजिए कि अगर 2 4 5 6 10 12 जो फार्मर्स हैं उनके पास से एग्रीगेट करके एक तरीके का डायरेक्टेड फार्मिंग या क्रॉप प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और उसकी जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी लिबरलाइजेशन हुआ है। तो जैसे आप बोल रहे हैं, मैं उसी लाइन पे बात कर रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट की जो लिबरलाइजेशन है वो भी एक बड़ी चीज है। जैसा आपने बोला, कोल जो है माइंस खोल दिए जाएंगे, ये भी बड़ी चीज है। मैं आपको और एक चीज याद दिलाता हूँ कि इस बार के जब बजट में बात हुई थी तो LIC के प्राइवेटाइजेशन पे भी केवल एक ही सेंटेंस था, उसमें कोई बहुत बड़ी स्कीम वगैरह एक्चुअली नहीं थी। तो काफी सरलता से एक स्टेटमेंट कर दिया है कि भाई ये हमारा प्लान है और ये आगे जाके होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक तरफ से निराशा ये होगी, जो आपने पहले बताया सही है, कि डायरेक्टली कोई कंजम्पशन बूस्ट है कि नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें GST कमिटी में शायद आती होंगी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को सीमेंट है, ऑटो है, इन सब चीजों में बहुत ही जेन्युइन जैसे हम रिक्वेस्ट रखते हैं हर जगह पे कि इन सब चीजों पे 28% GST एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजों को शायद रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन ये तो GST काउंसिल की बात है, इस तरीके के अनाउंसमेंट्स में सब चीजें आती नहीं है। तो हम तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो GST रिव्यू की बात चल रही है, देखिए ऑटो का BS4 से BS6 का ट्रांजिशन हो गया। ऑटो इतना बड़ा सेक्टर है, हमारी GDP का 7% है। इसका आप देखिए पिछले 12 से 15 महीनों से डिमांड की पोस्टपोनमेंट ही चले जा रही है अलग अलग कारणों की वजह से, और फिर ये कोविड-19 से और डिले हो गया। तो इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं, ये इस तरीके के फाइनेंशियल स्टिमुलस में इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती है, लेकिन अभी भी GST काउंसिल से हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि इसको थोड़ा पॉजिटिवली रिव्यू किया जाए। जो मैं नीतिगत घोषणाओं की बात कर रहा था, इतनी बड़ी घोषणाएं हुई हैं जिनको हम एक तरीके से लिबरलाइजेशन 2.0 भी कह सकते हैं। तो क्या बाजार जो है वो धीरे धीरे इस बात को आत्मसात करेगा कि ये इतनी बड़ी घोषणाएं हो गई हैं, ठीक है आज की तारीख में डिमांड बूस्ट हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ऐसी चीजें हुई हैं जिनका असर हमें अगले 5, 10, 20 साल में दिखने वाला है। नहीं सर, अगले 2-3 साल में दिखेगा। जैसे प्रोक्योरमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, इससे बकायदा बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज्यादा मिल सकता है। इसीलिए मैं बता रहा था कि जैसे अगर कोई बड़ी बड़ी से बड़ी रिटेलिंग कंपनियां हैं इंडिया में जो प्रोक्योरमेंट करती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली फार्म टू टेबल, या जो भी फ्रेजेस इस तरीके के यूज किए जाते हैं, तो प्रोक्योरमेंट का ये जो रिफॉर्म है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो फार्मर्स के साथ एंगेज करके उनको बता सकती है कि भैया इस तरीके से इतना इतना इस तरीके का क्रॉप आप बनाएंगे, इस क्वालिटी का बनाएंगे तो हम इतना आपसे डायरेक्टली प्रोक्योर कर लेंगे। और इसमें शायद ये मिडिल मैन और ये जो मार्केटिंग कमिटीज हैं, इन सब लोगों का इन्फ्लुएंस कम होता नजर आ रहा है। तो जो बात पहले चल रही थी कि फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, कि रूरल प्रॉस्पेरिटी कैसे लाई जाए, वो सब चीजों पे काफी ये 5-10 साल की बात भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगले साल 2 साल में ही हम लोगों को धीरे धीरे इसका रिफॉर्म देखने को मिलेगा। नहीं, उनका असर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो असर कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो असर अगले 10-20 सालों तक हमें होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, इट इज फॉर एवर। अब तो क्या है कि इसमें कोई होपफुली इसमें कोई रिवाइंड तो होगा नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस ही हैं। और एक बार अगर चेंज हो जाएंगे, जैसे फार्मर्स जो हैं वो हमारे कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो एक बार उनके हक में अगर कुछ काम हुआ है तो मुझे नहीं दिखता वो किस तरीके से फिर उसको रिवर्स किया जाएगा। जी, तो जो माहौल है उसकी चर्चा हमने कर ली, लेकिन इस माहौल में हमें निवेश के नजरिए से अगर सोचना है तो ये समय किस तरीके का है कि हम इसमें नया निवेश करें। बाजार नीचे आ गया है, वैल्यूएशंस कम हो गए हैं थोड़े, ठीक है, अब वापस हम 7500 देखने लगेंगे तो शायद हमें लगेगा कि नहीं अब वो लेवल फिर से आए, उसका इंतजार कर लें, शायद उससे नीचे गिर जाए, उसका भी डर कुछ लोगों को है। तो उसका इंतजार करते हुए बैठे रहें, या इस समय एक बड़ा लमसम अमाउंट अगर हाथ में है तो उसको लगा दें,
या भविष्य की अनिश्चितता को देख करके हाथ में कैश ज्यादा से ज्यादा रखें, या इन सबको कुछ ना करें, जो एसआईपी चल रही है बस उसको चलने दें और बाकी शांत होकर के बैठें? देखिए राजीव जी, मैं एक्चुअली जितने भी हमारे निवेशक हैं, जितने भी हमारे सलाहकार हैं, जिनसे भी मेरी बात होती है, मैं आजकल सबको स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले यही बोलता हूँ कि देखिए, जितने भी निवेशक हैं उनको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम अच्छे समय में पैसा लगाएंगे और जब भी माहौल खराब होगा तब हाथ खींच लेंगे, तो कभी पैसा नहीं बनेगा। ये एक मेरे लिए बोलना आसान है और निवेशकों के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही समझे या गलत समझे, यही बात जो राज आती है वो तो यही है कि जो सही में एक्चुअली जो हो रहा है हमारे साथ, जैसे 20 साल से मैं मार्केट में हूँ, मैंने 3 4 5 बार इस तरीके की ऊंच नीच देखी है। लंबे लंबे भाषण भी हम देते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कुल मिला के सब चीज का अर्थ तो एक ही निकलता है कि अच्छे समय में निवेश करेंगे और खराब समय में हाथ रोक लेंगे तो कभी एक्चुअली पैसा बनेगा नहीं। सो ये सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे एसआईपी की हम बात करते हैं, तो ये जो मैंने बोला वो एसआईपी के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर हम जैसे पिछले आंकड़े जैसे 2017 हमारे इंडस्ट्री का डाटा ये बताता है कि 2017 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड सही का कैंपेन भी चला है और काफी लोग जुड़े हैं इसमें। तो 2017-2018 में जो इन्वेस्टर जुड़े हैं, जब इन्होंने अपनी जर्नी या अपना शुरुआत की होगी, तब इन्होंने देखा होगा कि पास्ट का डाटा जो है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा था। उसको देख करके एनकरेजमेंट भी मिलती है, उसको देख करके हम स्टार्ट भी करते हैं। तो अच्छे समय में हमने स्टार्ट कर लिया। अब कभी न कभी मार्केट में बुरा समय आएगा, इसीलिए तो हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आपको एसआईपी करनी चाहिए। और जब बुरा समय आता है तो रेयरव्यू मिरर और पीछे के जो आंकड़े थे जिनसे हमको एक्चुअली प्रोत्साहन मिल रहा था, वो सारे आंकड़े एक्चुअली खराब हो जाते हैं। अब जब वो आंकड़े खराब हो जाते हैं तो हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो बात यही है कि कभी ना कभी मार्केट में इस तरीके का फेज आएगा, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एसआईपी करना चाहिए। और जब खराब समय में अगर एसआईपी कंटिन्यू नहीं होगी तो कैसे रिजल्ट आएगा? और लास्ट चीज एक ध्यान में ये रखनी है कि लोगों को लगता है कि पैसा अच्छे समय में बनता है। ये गलत सोच है। बुरे समय में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद बाजार का जब अच्छा समय आता है तब पैसा बनता है। सो हकीकत ये है कि पैसा बुरे समय में बनता है, पैसा तेजी में नहीं बनता है। तेजी में तो उसका परिणाम अच्छा दिखता है हमको, लेकिन पैसा बनता है बुरे समय में। बुरे समय में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हीं का पैसा बनता है, क्योंकि तेजी में उसका परिणाम अच्छा दिखता है। जी, तो इस समय निवेश की थीम जो है वो आप क्या पकड़ रहे हैं, जो अगले 1 साल में या अगले 3 साल में जिनके अच्छे नतीजे हमें दिखेंगे, वो थीम आज की तारीख में क्या है? देखिए, हम तो सब लोगों को हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे मैं सेक्टर्स पे भी आऊंगा, लेकिन हम हमेशा यही समझाते हैं कि भाई लार्ज कैप और मिड कैप का 50-50% मिक्स होना चाहिए। दूसरी बात की अभी का ये जो मार्केट का माहौल है, इसमें काफी सारी कंपनियां जो है इनका बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गया है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, ये कोविड-19 आने से पहले ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तेजी थी एक्चुअली। कोविड-19 आने से पहले भी हमारी आर्थिक व्यवस्था में एक तरीके की मंदी थी और मंदी से हम धीरे धीरे निकल के आ रहे थे, और फिर ये कोविड-19 के घेरे में हम एक्चुअली फंस गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई मार्केट में बबल था। ऑलरेडी हम लोग एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे थे और वहां से तो अब और भी सस्ता वैल्यूएशन हो गया। कई सारे लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज का भी, बड़े बड़े दिग्गज बैंकों के दाम 40-40% गिर गए हैं। लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी देख लीजिए आप, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां देख लीजिए, हर जगह पे आप देखते हैं जहां पे भी बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनियां, चाहे वो मिड कैप में हो या लार्ज कैप में हो, हर सेक्टर की लीडर भी अगर आप ले लेते हैं तो भी बड़ी बड़ी से कंपनियों का दाम 40-50% नीचे आ चुका है। सो लार्ज कैप प्लस मिड कैप सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं, इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेक्टर्स की हम बात करते हैं तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे हमको लगता है कि ऑटो में अच्छा खासा रिवाइवल आ सकता है अगले 6 से 9 महीने में। क्योंकि ऑटो और स्पेशली 4 व्हीलर एक ऐसी चीज है कि इसमें 60-70-80% जो है वो फाइनेंसिंग पे डिपेंड करता है। और अभी भी हमको दिख रहा है कि बैंकों के लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बैंकों के ब्याज दर काफी नीचे आ गए हैं। अगर ऑटो लोन अगर 7.5-8% में मिलने लगे और गाड़ियों के दाम भी अगर डिस्काउंट में चलने लगे और कहीं से अगर जीएसटी का भी कोई न्यूज आ गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो एक ऐसी चीज है जो काफी इसमें अभी ये कॉन्ट्रेरियन व्यू आप बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि किसी का मानना नहीं है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या ऑटो में रिवाइवल आएगी, लेकिन हमारा मानना है कि अगले 6 से 9 महीने में इसमें रिवाइवल आ सकती है। दूसरा, आप देखिए जैसे काफी एफएमसीजी कंपनीज हैं, काफी लोगों की हैबिट्स बदलेंगी, जैसे रिटेलिंग है, ये फूड डिलीवरी है,
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कंज्यूमर सेक्टर्स में जिसमें एक तरीके का बाउंस बैक अगले से 6 महीने, अगले 6 से 9 महीने में वाइट गुड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि जैसे इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ेगी, ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो हम कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, ये सब की तरफ एक बार क्या है कि अब हमारे इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर हो गए 5%, 6%। तो जो कैपिटल मार्केट की कंपनियां हैं, फाइनेंशियलाइजेशन की जो थीम है वो बरकरार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे आप देखते हैं कि इवन ये पीएसयूज के जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिसमें ये कोविड-19 आने से पहले भी जिसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, और ऑलरेडी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियों ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया भी था, तो वो डेफिनेटली प्रक्रिया जारी रहेगी। सो ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे यहाँ से इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगले 6 से 9 महीने। अगर लॉकडाउन के चलते खुद म्यूचुअल फंडों के कामकाज पे जो असर है उसकी बात करें, तो अप्रैल का महीना आपने देखा, उसके आंकड़े आपके सामने हैं, जो पूरा लॉकडाउन का महीना था। तो उन आंकड़ों से आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं? निवेशक क्या भले म्यूचुअल फंड के दफ्तर ना जा पा रहे हों, आपके जो एडवाइजर हैं वो उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो गई है, ना वो आपके पास आ पा रहे हैं, ना वो अपने जिनको एडवाइस दे रहे हैं उन ग्राहकों के पास जा पा रहे हैं, तो क्या इन सब का कुछ असर दिख रहा है, या आपको लगता है कि अब सब कुछ इतना डिजिटलाइज्ड हो गया है कि काफी काम चल जा रहा है? नहीं, आपने भी देखा होगा जैसे अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड्स के जो इन्फ्लोज है उसकी वॉल्यूम, इक्विटी को खास लेकर के अगर हम देखते हैं, तो वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट तो आई है। लेकिन मेरा मानना है कि वो जो है उसकी डिजिटल से तो एक्चुअली फायदा है, और काफी सारा काम जो है पेपरलेस डिजिटल। आप देखिए बीएसई एनएसई है, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी है, म्यूचुअल फंडों के अपने वेबसाइट और ऐप है, फिर ये दूसरे जैसे पेटीएम मनी है, कुवेरा है, ग्रो है। तो तरह तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिससे काम तो हो सकता है। और जैसे हम जानते हैं आजकल इंडिया में टेलीकॉम नेटवर्क्स, स्मार्टफोन्स, सब कोई इन सब चीजों से बिल्कुल ही वाकिफ हो चुका है। तो मुझे लग रहा है डिजिटल से तो बहुत सहायता हो रही है, लेकिन वॉल्यूम की गिरावट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी लिक्विडिटी बचा के रख रहे हैं, शायद इसकी वजह से, क्योंकि कई जो लोग हैं हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड निवेशक भी हैं, शायद इनको समझ में भी आता है कि जब बाजार गिरता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों की शायद ये भी एक प्रायोरिटी हो सकती है कि भाई लिक्विडिटी को बचा के रखें। बाजार तो क्या है कि ऊंच नीच चलती रहेगी, वो दुकान तो बंद होने नहीं वाली है, बाजार तो चलते रहेगा, ऊंच नीच होती रहेगी, तो कभी न कभी तो फायदा उसका ले ही लेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जब तक लॉकडाउन है, लोग ये शायद चाहते हैं कि अपनी लिक्विडिटी बरकरार रखें अपने पास। जी, अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो चीजें भी खुल रही हैं, दफ्तर भी आपके खुलने लगे हैं, तमाम जगहों पे इसकी अनुमति हो गई है। तो लेकिन हर जगह ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद की दुनिया जो है वो कुछ अलग तरीके से चलेगी। तो जो म्यूचुअल फंड की दुनिया है, जो आपके दफ्तर में कामकाज का तरीका है, वो लॉकडाउन हटने के बाद जब आपके दफ्तर वापस खुल रहे हैं तो उनमें किस तरीके से बदल रहा है, आगे क्या बदलेगा? देखिए, एक ये जो पूरा जो डिजिटल की भी बात हमने की, और ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे कम से कम हमने अपने आप को पेपरलेस तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि एक मौका है कि हम अपने आप को रिफॉर्म कर लें, अपना काम करने का तरीका थोड़ा बदल लें। तो अगर हम जैसे निवेशकों भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपने सलाहकार के साथ, या जैसे आप खुद करते हैं, जैसे मीडिया पब्लिकेशन है आपके, उसकी सहायता से लोग अपना, आपकी एडवाइस पे भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मीडिया में पढ़ के, तो किसी भी तरीके से चाहे वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर पेपरलेस की तरफ एक मूवमेंट किया जाए तो उसमें काफी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। और हमारे म्यूचुअल फंड के रूल्स तो ऐसे हैं कि अगर कॉस्ट सेविंग होती है तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स का जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि सिस्टम में इनएफिशिएंसीज बहुत होती है। जब फॉर्म प्रिंट होते हैं, ब्रोशर प्रिंट होते हैं, चीजें यहाँ वहाँ कुरियर की जाती हैं, उससे अच्छा तो यही है कि पेपरलेस किया जाए इसको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अपना जो ये इमरजेंसी फंड है या लिक्विडिटी है, या किस तरीके से अपना काम चला रहे हैं घर का, शायद ये पिछले 2 महीने में हम सबको समझ में तो आ ही गया कि कितना खर्चा जरूरी है और कितना गैर जरूरी है एक्चुअली। तो लोगों की शायद सेविंग की तरफ ओरिएंटेशन शायद बढ़ेगी। सेविंग के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ये भी सीख लेंगे कि भाई इमरजेंसी फंड हमेशा साथ में रखना ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप चाहे कितना भी बोल ले गोल्ड के बारे में, कैश के बारे में, लेकिन जो बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड में जो आपके लिक्विड फंड में पड़ा है, वो असली पैसा है। ये भी शायद लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देखिए पिछले 2 महीने में अगर आपके पास कैश पड़ा है
या आपके पास अगर सोना भी है तो सोने की वैल्यू बढ़ रही है, बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द डिजिटल करेंसी। एक्चुअली पिछले 2 महीने में काम क्या है, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है या आपके यूपीआई के द्वारा जो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या किसी वॉलेट के द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वही पैसा काम का है। अदरवाइज तो लोग ये भी बताते हैं कि भाई आप किसी को रुपए का नोट देंगे तो नोट से भी वायरस फैल सकता है, इस तरीके के भी डर लोगों के मन में आए हैं। तो पेपरलेस है, इलेक्ट्रॉनिक है, सेविंग की तरफ का ओरिएंटेशन है, इंश्योरेंस की तरफ का ओरिएंटेशन है, ये सब चीजें चेंज होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कंजम्पशन में भी काफी चीजें चेंज होंगी, बिकॉज पिछले 2 महीने में अगर आप अर्बन एरियाज में देखते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हस्बैंड और वाइफ है या जो कपल है या जो फैमिली है, वो अपने घर के सारे अप्लायंसेस हैं, अपने घर की सारी चीजें खुद ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैं कई बार सुनता हूँ, थोड़ा ये कई बार मैं सुनता हूँ कि जिनके घर में वॉशिंग मशीन है वो सोचते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन के साथ ड्रायर भी लगा लेना चाहिए, या कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा ये इस तरीके का वैक्यूम क्लीनर है तो अभी ये थोड़ा और पावरफुल लेना चाहिए। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो दिल्ली मुंबई टाइप जगहों पे लोग शायद सोचते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट गुड्स में काफी चेंजेस आएंगे। व्हाइट गुड्स में काफी चेंजेस आएंगे जो लोग डिलीवरी करते हैं। अब देखिए, हमेशा लोग जिसको ये वीकेंड्स पे घर के पूरे स्टॉक करने के लिए, सामान स्टॉक करने के लिए लोग करते थे, लेकिन अब तो शायद फोन पे मंगाने की या डिलीवरी कराने की आदत भी हो जाएगी, उससे शायद एक्सेस स्टॉक कर लिया करेंगे लोग घर में। सो काफी सारी चीजें चेंज होंगी। थोड़े समय के लिए शायद लोग अब जो गेट टुगेदर्स है, पार्टीज हैं, जो भी हैं, शायद घर पे करना प्रेफर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि भाई अपनी अपनी व्हीकल होनी चाहिए। सो थोड़े समय के लिए, 6-9 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए बहुत सारी आदतें बदलेंगी और फिर धीरे धीरे लोग शायद वापस नॉर्मलाइज होंगे, लेकिन पहले तो साल 2 साल काफी आदतें बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, आशा करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक ठाक ही होगा और ये जो एक ट्रांजिशन का फेज है, जो एक बदलाव का दौर है, उससे हम बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगे। आशीष, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।